आज जब रचना इवनिंग वॉक से घर लौटी तो उसके साथ एक सज्जन भी थे जो रचना के ही हम उम्र थे। रचना अपनी बहू सांची से उस सज्जन का परिचय कराती हुई बोली, सांची ये हैं विवेक गुप्ता, मेरे कॉलेज फ्रेंड। यह सुन सांची को हैरानी मिश्रित खुश हुई। इतने सालों में कभी भी रचना ने इस नाम का जिक्र नहीं किया था। हाँ, सांची की शादी के वक्त अवश्य कुछ महिलाओं से रचना ने सांची को यह कहकर मिलवाया था कि ये मेरी स्कूल और कॉलेज फ्रेंड है, लेकिन उनमें कोई भी पुरुष मित्र नहीं था। सांची ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था और न ही उसे कभी ऐसा लगा कि सासू माँ का कोई पुरुष मित्र भी होगा। यहाँ इस भोपाल शहर में रचना की कुछ सहेलियाँ जरूर थीं जो उससे घर आती जाती थीं, लेकिन वे सभी आस पड़ोस की महिलाएं और रचना के स्वर्गवासी पति के मित्र वे सहकर्मी की पत्नियां ही थीं, जिन्हें सांची बहुत अच्छी तरह से जानती थी। सांची के लिए विवेक गुप्ता नया नाम था, लेकिन उसके बावजूद सांची ने उस शख्स को पूरे सम्मान के साथ बैठने का आग्रह किया। उसके बाद रचना से बोली, मम्मी जी आप बातें कीजिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। सांची इतना कहकर मुड़ने ही वाली थी कि रचना बोली, सांची चाय केवल मेरे लिए ही लाना, विवेक के लिए ब्लैक कॉफ़ी ले आओ। ऐसा कहकर रचना हंसती हुई विवेक की ओर देखती बोली, क्यों ठीक कह रही हूँ ना। इस पर विवेक भी हंसता हुआ बोला, अरे वाह अर्चू, आज भी तुम्हें मेरी पसंद याद है। रचना की चहकती हुई बोली, हाँ भला कैसे भूल सकती हूँ, कॉलेज कैंटीन में हमने घंटों जो साथ बिताए हैं। रचना का इतना कहना था कि दोनों ठहाके मारकर हंसने लगे। विवेक के मुंह से अर्चू और रचना की कॉलेज कैंटीन सुनकर कुछ पल के लिए सांची के पाँव में की गति रुक गई और उसके कान खड़े हो गए। इधर रचना और विवेक इस बात से बेखबर कॉलेज में बिताए अपने दिनों को स्मरण करके आनंदित हो रहे थे। उधर सांची किचन में जरूर थी, परंतु उसका पूरा ध्यान हॉल में बैठे रचना और विवेक की बातों की ओर था। यह अलग बात थी कि उसे दोनों के बीच कोई वार्तालाप ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था, केवल हंसने की आवाज़ ही सांची के कानों तक पहुंच रही थी। चाय कॉफ़ी और कुछ नमकीन के साथ जब सांची हॉल में पहुंची तो उसने देखा रचना और विवेक बिंदास किसी बात पर हंस रहे थे। रचना के चेहरे पर ऐसी हंसी सांची तभी देखती जब रचना की स्कूल व कॉलेज फ्रेंड मालकिन आंटी रचना की मिलने आती, वरना बाकी लोगों संग मिलकर रचना के होठों पर मुस्कान तो जरूर होती, किंतु यह बेवकापन और बिंदास हंसी कभी दिखाई नहीं देती। आज रचना की आंखों में चमक और चेहरे पर निर्छल हंसी थी। यह देख सांची को समझने में वक्त नहीं लगा कि शख्स उसकी सासू माँ के साथ बैठा है वह उसकी सासू माँ का सच्चा व गहरा मित्र है, क्योंकि सांची यह बात भली भांति जानती थी कि कोई भी इंसान दिल खोलकर केवल अपने सच्चे दोस्त के समक्ष ही हंसता या फिर रोता है। काफ़ी देर गप्पे मारने के पश्चात विवेक बोला, अच्छा अर्चू अब मैं चलता हूँ, कल मिलते ही इवनिंग वॉक पर। इतना कहकर विवेक ने दरवाजे का रुख किया और रचना अपने कमरे की ओर चली गई। विवेक का घर से बाहर निकलना हुआ उसी वक्त रचना का बेटा यानी सांची के पति संदीप का आना हुआ। अपने घर से किसी अनजान व्यक्ति को निकलता देख संदीप को थोड़ा आश्चर्य हुआ। घर के अंदर आते ही संदीप ने सांची से पूछा, ये हमारे घर में अभी अभी जो बाहर गया वो कौन था। संदीप का ऑफिस बैग अपने हाथ में लेती सांची बोली, ये विवेक गुप्ता जी थे, मम्मी के कॉलेज फ्रेंड। यह सुनते ही संदीप के चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया और वह आश्चर्य से बोला, मम्मी के फ्रेंड विवेक गुप्ता, यह नाम तो पहले कभी नहीं सुना, लेकिन ये आए क्यों थे। ये आए नहीं थे, मम्मी जी ने लेकर आई थी। क्यों। अभी सांची इस क्यों का कोई जवाब संदीप को दे पाती, इससे पहले ही रचना हॉल में आ पहुंची और संदीप के क्यों का जवाब देती हुई बोली, क्योंकि विवेक गुप्ता मेरा फ्रेंड है, उसे मेरा घर देखना था। रचना की यह सुनकर संदीप स्वयं को सहमित करते हुए बोला, आपका फ्रेंड, लेकिन मम्मी जी आज से पहले तो ये हमारे घर कभी नहीं आए और ना ही आपने कभी इनकी चर्चा की, फिर आज अचानक। इतना कहकर संदीप बीच में ही रुक गया। तभी रचना संदीप की बातों को आंखों में संदेश देकर बोली, अचानक नहीं बेटा, पिछला एक सप्ताह से विवेक को मैं घर लाने की सोच रही थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। आज समय मिला तो सोचा चला ले चलती हूँ। और रही बात पहले कभी विवेक का जिक्र न करने की, तो ऐसा है कि कभी ऐसा कोई प्रसंग ही नहीं आया कि मैं विवेक की चर्चा करती। वैसे भी कॉलेज के बाद विवेक आउट ऑफ इंडिया चला गया
और मेरी शादी हो गई। जब जाकर मिला इतने सालों बाद। तुम्हें पता है विवेक, हमारी भी सोसाइटी के इवनिंग में अपने बेटे बहू और पोतों के साथ रहता है। रचना अपने बेटे संदीप को कुछ इस तरह से सफाई दे रही थी मानो उसने विवेक को घर बुलाकर कोई गुनाह कर दिया हो। तभी सांची बोली, अच्छा हाँ, ये इवनिंग में मैंने सुना तो है कोई गुप्ता फैमिली आई है, तो क्या विवेक अंकल ही फैमिली है? अब ये सारी बात हो ही रही थी कि संदीप वहाँ से चला गया और बात आगे हो गई। अब रोज़ इवनिंग वॉक पर रचना और विवेक का सोसाइटी पार्क पर मिलना, बातें करना, साथ वक्त गुजारना रचना के बेटे संदीप को नागवार गुजरने लगा। वही स्थिति विवेक के बेटा बहू की भी थी। उन्हें भी रचना और विवेक की दोस्ती अपनी बदनामी से ज़्यादा कुछ नहीं लग रही थी। संदीप ने सांची से कई बार कहा कि वह रचना को विवेक गुप्ता से दूर को रहने को कहें, लेकिन सांची हर बार संदीप की बातों को अनसुना कर देती, क्योंकि उसे कभी भी नहीं लगा रचना और विवेक की दोस्ती में कुछ गलत है। सोसाइटी में भी अब रचना और विवेक को लेकर कानाफूसी और तरह तरह की बातें होने लगीं, जो उड़ती हुई दोनों परिवारों के कानों तक पहुंची। परंतु रचना और विवेक इन बातों से बेखबर अपनी दोस्ती और पुराने दोस्तों के संग रियूनियन पार्टी प्लान करने में लगे हुए थे। एक शाम अचानक इन्हीं सब बातों को लेकर संदीप गुस्से में तमतमाता हुआ घर पहुंचा तो उसने देखा रचना और सांची पैकिंग कर रही हैं। ये देख संदीप गुस्से में सांची से बोला, यह सब क्या हो रहा है? तुम ये मम्मी का सूटकेस क्यों पैक कर रही हो? संदीप की इस प्रकार गुस्से में देख उसे शांत कराती हुई सांची प्यार से समझाते हुए संदीप से बोली, मम्मी जी सागर जा रही हैं रियूनियन पार्टी के लिए। यह सुनते ही संदीप का पारा चढ़ गया और वह ऊंची आवाज़ में बोला, उस विवेक गुप्ता के साथ। मम्मी, आपका दिमाग तो ठिकाने पर है? ज़रा सोचिए, लोग क्या कहेंगे? आपको कुछ पता भी है सोसाइटी में आपके और उस विवेक गुप्ता के बारे में लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं? अपनी नहीं तो कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल कीजिए। अब संदीप अपने मन की भड़ास रचना पर निकाल ही रहा था कि विवेक के बेटा बहू अमित और साक्षी भी रचना के घर आ धमके और रचना को भरा भुला कहने लगे। विवेक का बेटा अमित रचना पर आरोप लगाते हुए बोला, मेरी मम्मी को दिवंगत हुए सालों बीत गए हैं, लेकिन मेरे पापा ने कभी भी किसी औरत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा और आज आपसे मिलते ही अपना मान सम्मान सब भूलकर हमारी मुंह पर काली पोत कर आपके साथ सागर जाने की तैयारी कर रहे हैं। रचना का अपना बेटा संदीप भी दूसरे लोगों की कई बातों में आकर अपनी माँ का अपमान कर रहा था। सब मिलकर रचना पर लांछन लगाने लगे, उसके चरित्र पर उंगली उठा रहे थे। रचना डबडबाई आंखों से खुद को कटघरे में खड़ा किसी मुजरिम की तरह चुपचाप सब सुन रही थी। यह देखकर सांची से रहा नहीं गया और वह चीखती हुई बोली, बस करिए, आप में किसी को भी इस मम्मी पर लांछन लगाने का कोई अधिकार नहीं है। मम्मी जी और विवेक अंकल अच्छे दोस्त हैं। जब एक स्त्री माँ हो सकती है, बेटी हो सकती है, बहन हो सकती है, प्रेमिका और पत्नी हो सकती है, तो दोस्त क्यों नहीं? और वह अपने दोस्त के साथ कहीं जा नहीं सकती? सांची से ये शब्द सुन विवेक की बहू साक्षी की भी आंखें खुल गईं और वह भी जो अब तक रचना पर आरोप लगा रही थी, रचना के संग आ खड़ी हुई और अपने पति अमित से बोली, सांची बिल्कुल सही कह रही है। आंटी जी क्यों नहीं जा सकती पापा जी के साथ? जब आप अपनी रियूनियन पार्टी में अपने फ्रेंड शिल्पा के साथ जा सकते हो, तो पापा जी और मम्मी जी भी जा सकते हैं। सांची और साक्षी को रचना के पक्ष में देख संदीप बौख लगाया और गुर्राते हुए बोला, बंद करो तुम दोनों अपना ज्ञान का पिटारा। ईश्वर आराधना और हरि भजन करने की उम्र में अपने पुरुषों या महिला मित्र के साथ घूमना फिरना शोभा नहीं देता और न ही एक माँ को पुरुष मित्र बनाने की इजाज़त हमारा समाज देता है। संदीप की संकड़े विचारों को सुन रचना के हृदय द्रवित हो उठा। उसकी आंखों में अब ठहरा पानी बह निकला और वह अपना सूटकेस पैक करती हुई सोचने लगी कि कहीं को तो हम 21वीं सदी में पहुंच गए हैं, लेकिन आज भी स्त्री पुरुष को लेकर हमारे समाज की मानसिकता में कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन अब बदलना होगा। यदि हम बदलाव चाहते हैं तो हमें स्वयं बदलने की ओर अपना पहला कदम बढ़ाना होगा। इसी सोच के साथ
रचना हाथों में सूटकेस लेकर घर से निकली। सांची और साक्षी से बोली, बेटा मेरी गाड़ी का समय हो गया है, अब मैं निकलती हूँ। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।